नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 18 का भाग 1 देखा था। भाग 1 में मैंने आपको बताया था रुधिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि रुधिर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और साथ में मैंने आपको उसमें बताया था प्लाज्मा के बारे में। रुधिर में 3 मुख्य चीज़ें पाई जाती है, द्रव आधात्री, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ। इसमें आपने प्लाज्मा को पूरी तरीके से पढ़ लिया था कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है। अब आप पढ़ेंगे संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताया जाएगा था कि संगठित पदार्थ में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। कितना बताया गया था, उनकी संख्या भी बताई गई थी कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। इतनी संख्या में पाई जाती है। ये सारी चीजें आपको भाग 1 में बताई गई थी, और भाग 1 में कुछ क्वेश्चंस किए गए थे, उनके आंसर्स पहले देख लेते हैं, फिर हम इस टॉपिक पे आते हैं भाग 2 के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपसे किया गया था, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर के किस स्तर से होती है। तो रुधिर की उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर के मेसोडर्म स्तर से होती है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो रुधिर में 3 चीजें मुख्य रूप से, द्रव आधात्री यानी फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा प्लाज्मा और तीसरा संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन किया गया था कि रुधिर के प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इतने प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनके कार्य भी बताया था आपको कि ग्लोब्यूलिन एक प्रतिरक्षा प्रोटीन होता है जो विष पदार्थों को नष्ट करता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये आपके रुधिर स्कंदन यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि रुधिर के स्कंदन में विटामिन के किस प्रकार से सहायक होता है। तो विटामिन के का संश्लेषण होता है यकृत में, और विटामिन के की उपस्थिति में ही क्या बनता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और प्रोथ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन में तो सहायक होते ही हैं, यानी विटामिन के का रोल क्या है, प्रोथ्रोम्बिन के बनाने में, जिससे प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्का बनने में कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रति 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है। तो प्रति 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम होती है। ठीक, शायद हमारे नोट्स में ml लिख गया था तो उसको सही कर लीजिएगा। 80 से 120 ml लिखा हुआ है, ml नहीं होगा, mg होगा, मिलीग्राम। ठीक, मिलीग्राम होता है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। और आपको ये भी बताया गया कि इससे अधिक वैल्यू अगर ग्लूकोज की होती है तो उस क्या इंडिकेट करता है, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग। ये किस कंडीशन में होता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब। लास्ट आखिरी क्वेश्चन किया गया था कि रुधिर केशिकाओं में रुधिर क्यों नहीं जमता। तो रुधिर केशिकाओं में रुधिर क्यों नहीं जमता, तो चूंकि हमारे रुधिर में एक प्रतिस्कंद एंटी कोआगुलेंट एजेंट पाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन की वजह से रुधिर केशिकाओं में रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। ठीक, इतने क्वेश्चंस किए गए थे जिनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए। आइए अब पढ़ते हैं भाग 2 के टॉपिक को। तो भाग 1 में जहां से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपको संगठित पदार्थ के बारे में बताया गया था। संगठित पदार्थ में क्या क्या चीजें पाई जाती है, 3 चीजें। लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिनकी संख्या कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में। दूसरा आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, यानी इसको हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं या ब्राइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं या कॉर्पसल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी। इनकी संख्या 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड पाई जाती है। तीसरा आपको बताया गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इथ्रोसाइट से यानी आरबीसी से। आरबीसी का शेप कैसा होता है, मनुष्य में कितनी पाई जाती हैं, कहाँ बनती हैं, क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है आपका, वो है आपका आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं। एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पसल्स और आरबीसी। यहां पर आपको आरबीसी का शेप बनाया गया है। एक फिगर है आरबीसी का, ये आपका आरबीसी का शेप है। ये फुल शेप है कि जैसा एकदम एग्जैक्ट दिखाई देता है बाहर से। और फिर हम इसको अगर यहाँ से काट दें तो काटने के बाद कैसा दिखाई देता है, इसको शेप को समझाने के लिए अभी इसको छोड़ेंगे, उसके बारे में बताते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, कुछ मुख्य बातें समझते हैं आरबीसी के बारे में। सबसे पहले तो ये कि मनुष्य में कितनी मात्रा में पाई जाती है। अगर हम प्रति घन मिलीमीटर रक्त को लेते हैं
तो इसकी मात्रा उसमें होती है 5 से 5.5 मिलियन, जिसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक, इसे हम कहते हैं टोटल आरबीसी काउंट। इस वैल्यू को कहा जाता है टोटल आरबीसी काउंट। जब मलेरिया या जॉइंडिस ये रोग हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, टोटल आरबीसी काउंट एक टेस्ट करवाते हैं, देखा जाता है कि आपके प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में कितना आरबीसी है। तो इसी संख्या को, ये नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर इससे कम है तो इंडिकेट कर रहा है कि आप में आरबीसी की संख्या कम हुआ है। तो इसी संख्या को क्या कहा जाता है, टोटल आरबीसी काउंट। आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप यानी आकार उभयावतल तस्तरी नुमा, यानी तस्तरी जैसी। एक बात याद रखेंगे, हमने इससे पहले वाले वीडियो में शायद आपको कॉन्वेक्स बोल दिया था, तो कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव होगा। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, उभयोत्तल बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है उभयावतल, बाई कॉन्केव डिस्क लाइक। आरबीसी का शेप पूछा जाता है कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है बाई कॉन्केव डिस्क लाइक। अब ये कैसा संरचना है, बहुत टफ होता है, तो इजी भी है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो आरबीसी का शेप एकदम बढ़िया से दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये है आरबीसी का शेप, जो कि पहले तो डिस्क लाइक है, डिस्क लाइक, फिर साथ ही साथ क्या है, बाई कॉन्केव, यानी आप अगर इसको देखेंगे तो ये चीज उभरा होता है और ये चीज अंदर से दबा होता है। यहाँ पर दिखाया गया साइड साइड में उभरा होता है, बीच में धंसा हुआ। यानी आप लोगों ने खाया होगा बालू स्याही, तो बालू स्याही में ऐसे ही होता है ना, साइड साइड में उभरा होता है और बीच में गड्ढा होता है। यानी दही बड़े में भी देख सकते हैं, दही बड़ा भी तो ऐसे बनाया जाता है, साइड साइड में उभरा होता है, बीच में गड्ढा होता है। सेम वही शेप, डिक्टो शेप किसका होता है, आरबीसी का। ठीक, अब आपको शायद ये नहीं भूलेगा, क्योंकि जब भी आप दही बड़ा खाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आरबीसी का शेप भी इसी तरीके से होता है। बस ये चीज याद होना चाहिए, क्या कहते हैं, उभयावतल तस्तरी नुमा या बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। जब इसको हम काट कर देखते हैं तब हमको सही शेप दिखाई देता है। ये देखिए, साइड साइड में उभरा हुआ, बीच में धंसा हुआ, फिर साइड साइड में उभरा हुआ। बात करें इसके व्यास की, तो आरबीसी का व्यास यानी डायमीटर कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर। ठीक, 7 से 8 माइक्रोमीटर इसका व्यास होता है। अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, तो इसकी मोटाई कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, मोटाई लगभग कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर। समझ आया, ये था आरबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब और भी चीजें पूछा जाती है कि जैसे, पहले तो आप इतना याद कर लीजिए, अभी लिखेंगे नहीं, पहले याद करेंगे फिर लिखने वाला काम करेंगे। ये सब कुछ छोड़ना नहीं है, ये सब बहुत आपके रियल लाइफ में भी यूज आएगा। तो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी कितना पाया जाता है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड में पाया जाता है। इसका शेप कैसा होता है, उभयावतल तस्तरीनुमा, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। याद हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास कितना होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर, या इसके हम मोटाई की बात करें तो लगभग 2.5 माइक्रोमीटर होता है। तो आपने इतना जाना, उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ और बातें। इनका निर्माण कहाँ पर होता है, ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, या सीधे पूछा जाता है रुधिर का निर्माण कहाँ होता है। रुधिर में मुख्य रूप से आरबीसी को ही माना ही जाता है, इसी नाते सीधे आरबीसी को कभी कभी रुधिर भी बोल दिया जाता है कि रुधिर कहाँ पर बनता है। आरबीसी का निर्माण अगर आप देखेंगे तो भ्रूणीय अवस्था में कहीं और होता है और जन्म के बाद इसका निर्माण कहीं और होता है। हमें दोनों याद करना होगा क्योंकि दोनों पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। आरबीसी का निर्माण जब हम भ्रूण में होते हैं, माता के गर्भ में पल रहे होते हैं, तब कहीं और बनता है, और जब जन्म हो जाता है उसके बाद इसका निर्माण कहीं और होता है। तो लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर होता है। भ्रूण में इसका निर्माण प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है,
व यकृत यानी लीवर में होता है। जब माता के गर्भ में पल रहा होता है शिशु तो उसमें आरबीसी का निर्माण प्लीहा में होता है व यकृत में होता है। जन्म के बाद कहां पर होता है? तो जन्म के बाद लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो। क्लियर है? यहां पर ये क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा बहुत कंफ्यूजन करता है। हड्डियों के बीच में पाई जाती है। मुख्य रूप से आप अगर देखें तो फीमर पैर के ऊपरी वाली हड्डी इस हड्डी में पाया जाता है और हड्डियों के बीच से विसरण द्वारा ये कहाँ चला आता है? शरीर के अन्य भाग में। बीचों बीच जो पाई जाती है वो है लाल अस्थि मज्जा। ठीक इन जगहों पर ये पाया जाता है लाल अस्थि मज्जा जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। क्लियर है? अस्थि मज्जा के बारे में जान गए। लाल अस्थि मज्जा कहां पर पाया जाता है? तो ये था आरबीसी का निर्माण। भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होता है? याद कर लीजिए, भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा व यकृत में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार बार पूछा जाता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? प्लीहा व यकृत में। और जन्म के बाद कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। याद हो गया? आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां पर होता है? प्लीहा व यकृत में। और जन्म के बाद कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसके निर्माण की प्रक्रिया को एक टर्म दिया जाता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोइसिस। अब इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? तो इसके बारे में हमने आपको जैविक अणु बायोमोलिक्यूल्स में बताया था। आरबीसी के बनने में मुख्य रूप से फोलिक अम्ल यानी विटामिन B9 और विटामिन B12 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें से किसी की भी कमी होती है तो ये प्रक्रिया नहीं होगी यानी आरबीसी का संश्लेषण दर कम हो जाएगा और इससे क्या होगा? एक रोग जिसे कहते हैं रुधिर क्षीणता एनीमिया। मैंने आपको इसके बारे में बताया था जैविक अणु में कि विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया, जिसमें आरबीसी की संख्या बहुत कम हो जाती है। और जब आरबीसी की संख्या घटेगी तो ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर एनर्जी भी नहीं मिलेगी, वीकनेस लगातार बनी रहेगी। तो ये होता है एरिथ्रोपाइसिस यानी आरबीसी के निर्माण को कहा जाता है। और इसके निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? आरबीसी के निर्माण के लिए आरबीसी अभी लिखेंगे कुछ नहीं, अभी हम लिखवाएंगे शुरू से। आरबीसी के निर्माण के लिए फोलिक अम्ल व विटामिन B12 अनिवार्य है। इनमें से किसी की कमी से आरबीसी का संश्लेषण दर कम हो जाता है जिससे रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। याद करिए तुरंत। एरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण में फोलिक अम्ल और विटामिन B12 आवश्यक होते हैं। इनमें से किसी की भी कमी आरबीसी के संश्लेषण की दर को कम कर देता है जिससे रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी बन जाते हैं तो उसका संचय कहाँ पर होता है? बार बार पूछा जाता है कि आवश्यकता से अधिक आरबीसी का संचय कहाँ पर होता है या रुधिर का संचय कहाँ होता है? आवश्यकता से अधिक रुधिर का या आरबीसी का। कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें रुधिर पूछ लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? आरबीसी। आरबीसी का संचय कहाँ पर होता है? प्लीहा में होता है। बहुत लोग यकृत समझ लेते हैं और पता नहीं बचपन में शायद बताया भी जाता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता था कि यकृत में ही होता है। कई जगह हमने शायद छोटे में पढ़ा था, छोटे क्लासेस में या 6, 7 या 9, 10 में कहीं भी पढ़ा तो जरूर था, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी कि जब हमसे पूछा गया था कि रुधिर का संचय कहाँ पर होता है तो मैंने यकृत बोल दिया था, लेकिन बाद में पता चला ये आंसर बिल्कुल गलत है और तब से मेरे दिमाग में बैठ गया है
कि यकृत किसी भी रूप में इसका आंसर नहीं है, प्लीहा होता है। आरबीसी यानी रुधिर का अधिक मात्रा में जो बनता है उसका संचय हमारी प्लीहा में होता है। प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिर आएगा। जो अगर आप आरबीसी का जीवन काल देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक, 120 दिन ये इसका जीवन काल होता है। 120 दिन पर ये खत्म हो जाता है, विखंडित हो जाता है। तो जो विखंडन होता है वो कहां पर होता है? तो आरबीसी का विखंडन प्लीहा, लीवर और लाल अस्थिमज्जा में जो रुधिर केशिकाएं होती हैं, उन्हीं रुधिर कोशिकाओं में जाते जाते उनका विखंडन हो जाता है। मुख्य रूप से जो विखंडन होता है वो प्लीहा में होता है। आरबीसी का मुख्य रूप से विखंडन प्लीहा में होता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। आरबीसी का कब्रिस्तान, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो वो है प्लीहा। रुधिर का संचय कहाँ होता है? प्लीहा में। रुधिर नष्ट कहाँ होता है? प्लीहा में। इसीलिए इसे हम कब्रिस्तान कहते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी बातें बताए जा रही है कहीं ना कहीं हर हाल में पूछे गए हैं, हर कंपटीशन में पूछे गए हैं, हर एग्जाम के कंपटीशन में पूछे गए हैं। यहाँ तक हो गया एरिथ्रोपोइसिस और आवश्यकता से अधिक रूप आरबीसी का संचय प्लीहा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल तो आपने कभी ना कहीं तो देखा ही होगा, पूछा गया है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। एक चीज और आपको बताया गया था पिछले ही वीडियो में कि आरबीसी के सरफेस पर एक संयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। याद करिए, आरबीसी की सतह पर एक संयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो किसका कार्य करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जो हीम वर्णक से बना है। हीम एक लाल कलर का वर्णक है, पिगमेंट है, और प्लस ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उससे मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में बताया गया था। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती हैं। कौन कौन सी श्रृंखला होती हैं? तुरंत याद करिए, याद भी कराया है मैंने। 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये सब बातें आपकी जुबान पर रटी होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा जो श्रृंखला होती है, यानी अल्फा श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है पूछी जाती है। तो अल्फा श्रृंखला 141 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। और बीटा श्रृंखला जो होती है वो बनी होती है 144 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ना। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। ये मैंने आपको चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स यानी जैविक अणु में बताया था। इसीलिए मैं कहा था कि जैविक अणु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैंने उसी को पढ़ाया भी था, सेल के बाद। सेल तो सबसे मस्ट है पढ़ना, क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं तो कोशिका के बारे में तो अध्ययन होना ही चाहिए। ये भी एक प्रकार की कोशिका भी है। ये जो कोशिका है इसका आकार उभयावतल होता है, कस्तरीनुमा, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये सब कैसे जानेंगे कि केंद्रक क्या होता है क्या नहीं होता है? तो इसके लिए आपको चैप्टर 8 पढ़ना ही पड़ेगा, कोशिका। इसीलिए सबसे पहले हर कोई भी क्लास होता है 11th या 12th में तो वैसे भी नहीं है कोशिका चैप्टर, लेकिन फिर भी हम रिवाइज जरूर कराते हैं। कोशिका सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी बात नोट कर लेंगे दिमाग में। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसमें पाई जाती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। अल्फा श्रृंखला 141 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। बीटा श्रृंखला 144 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन ही क्या करता है? ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इसे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया गया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल से अभिक्रिया करके इसको
H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल में बनाने में मदद करता है। और फिर H2CO3 को ही ये क्या करता है, ये एंजाइम किसमें तोड़ने में हेल्प करता है, बाइकार्बोनेट आयन और प्लस हाइड्रोजन आयन में। और इसी बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऊतकों से फेफड़े तक होता है। फेफड़े में जस्ट इसका विपरीत होता है और CO2 बनकर बाहर निकल जाती है। ठीक, ये था आरबीसी के बारे में समस्त जानकारी। ठीक है, सारी बातें आप याद करिए, लिख डालिए, मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करिए, कुछ भी छोड़ना नहीं है, लिखते लिखते भी आप याद करते चलेंगे। आप हेडिंग डालेंगे पहला, एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं, या इसे आरबीसी भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एक सामान्य व्यक्ति के प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन, यानी अगर आप इसे लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 50 से 55 लाख होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 50 से 55 लाख होती है। इसे टोटल आरबीसी काउंट कहते हैं। उसी में आगे लिखेंगे, मनुष्य के आरबीसी का व्यास 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है तथा इसकी मोटाई 2.5 माइक्रोमीटर तथा यह उभयावतल कस्तरीनुमा, उभयावतल तस्तरी जैसी, यानी इंग्लिश भी जरूर लिखिएगा, बाई कॉनकेव डिस्क लाइक, एवं केंद्रक विहीन होता है। एवं केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ज़्यादातर जो आंसर दिए होते हैं वो ये मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी। तो सही आंसर यही होता है, मैच्योर आरबीसी। अगर मैच्योर नहीं लगा है तब भी आरबीसी अगर है तो आप ये आरबीसी लगाएंगे। ठीक, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपने लिखा उभयावतल तस्तरी जैसी एवं केंद्रक विहीन होता है। अगली लाइन से आप लिखेंगे कि आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत यानी लीवर एवं प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। ठीक, भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा और यकृत में होता है तथा जन्म के बाद इसका निर्माण लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल के लिखेंगे एरिथ्रोपोइसिस, जो कि अभी आपको बताए थे, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस लिखेंगे, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके निर्माण के लिए फोलिक अम्ल एवं विटामिन B12 आवश्यक होता है। इनमें से किसी की भी कमी आरबीसी के संश्लेषण दर को कम कर देता है, जिससे रुधिर छिड़ता यानी एनीमिया हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, आवश्यकता से अधिक आरबीसी का संचय प्लीहा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। आसक्त लाल रुधिर कणिकाएं यानी जिनका कोई कार्य नहीं है, वो नष्ट होने वाली होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आसक्त लाल रुधिर कणिकाएं। ब्रैकेट में लिख लेंगे नष्ट होने वाली लाल रुधिर कणिकाएं, ब्रैकेट क्लोज। प्लीहा यकृत एवं अस्थिमज्जा से होकर गुजरने वाली रुधिर केशिकाओं में विखंडित हो जाती हैं। इनका मुख्य रूप से विखंडन प्लीहा में होता है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आप नोट करेंगे। अब आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कि लाल रुधिर कणिकाओं का 90% शुष्क भार हीमोग्लोबिन का होता है। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन होता है जो हीम वर्णक तथा ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। इनमें अल्फा श्रृंखला 141 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है तथा बीटा श्रृंखला 144 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। एक चीज और मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में 4 लौह अणु पाए जाते हैं, ये भी लिखेंगे। हीमोग्लोबिन के पोरफायरिन वलय में लौह अणु पाई जाती हैं। अगले लाइन से लिखेंगे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अतिरिक्त
थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का भी संवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के लिए लाल रुधिर कणिकाओं पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। फिर आप लिखेंगे एक सामान्य व्यक्ति के प्रति 100 ml रुधिर में लगभग 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। महिलाओं में इसकी मात्रा थोड़ी कम कर दी जाती है, 11 से 13 ग्राम बोली जाती है कि महिलाओं में 11 से 13 ग्राम पाई जाती है, पुरुषों में 12 से 15, लेकिन एवरेज यही होता है 12 से 15। 10 से कम आया या 12 या 11 से कम आया तो माना जाता है कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। बस ये था एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बारे में संपूर्ण बातें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, क्या था, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इतना लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद करिएगा, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन ना रह जाए। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी। कॉपी में आरबीसी का शेप भी बना लीजिएगा। दूसरा ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी। क्यों इसे कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से ये रंगहीन हो जाते हैं, इसी वजह से हम इसे श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिका अगर आप देखें, कंपेयर करें आरबीसी से, तो आरबीसी की तुलना में बहुत कम पाई जाती हैं। मनुष्य में इनकी जो संख्या होती है पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड कितनी होती है बताएं आपको, 6000 से 8000। इसे हम क्या कहते हैं, टोटल WBC काउंट, टोटल WBC काउंट, ठीक। पर mm³ ऑफ ब्लड, एक घन मिलीमीटर रुधिर में जितनी मात्रा पाई जाती है WBC की, उसे हम टोटल WBC काउंट कहते हैं। 6000 से 8000 लगभग इतनी पाई जाती है। तो कंपेयर करें अगर आरबीसी से, तो आरबीसी की तुलना में बहुत कम पाई जाती हैं। चूँकि ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं हमारे, इसलिए इतना सही है। इससे ज़्यादा इंडिकेट कर देती हैं कि हमारे शरीर में कोई संक्रामक रोग हो गया है, तब उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। इनकी मात्रा कम हो गई तो ल्यूकोपीनिया कहलाती है, और ऐसा तब होता है जब हम किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे HIV से। HIV इनको मारता है, इनको मारने की वजह से इनकी संख्या कम हो जाती है। बात करें अगर इनकी, कंपेयर करें इसको आरबीसी से, तो आरबीसी में आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक व कोशिकांग इनमें पाया जाता है। याद करिए, WBC में हीमोग्लोबिन ना होने के कारण इन्हें हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है, जिसे हम टोटल WBC काउंट कहते हैं। WBC में केंद्रक व कोशिकांग पाया जाता है। इनकी मात्रा अधिक होने को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब हमारे शरीर में कोई संक्रामक रोग आ जाता है, हो जाता है, जैसे किसी जीवाणु या विषाणु की वजह से अगर कोई रोग हो जाता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि हमारे शरीर में कोई संक्रामक रोग हुआ है कि नहीं? तो लिख देते हैं टोटल WBC काउंट करा के लेके आइए। तो आप उसमें जब चेक करते हैं तो पाते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा अगर है 25,000 30,000, तो वो जान जाते हैं डॉक्टर कि आपको कोई संक्रामक रोग हुआ है, किसी बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन है, ठीक। तो इनकी संख्या कब बढ़ती है रुधिर में? तो जब कोई संक्रामक रोग होता है,
संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिसीज, जीवाणु या विषाणु द्वारा। तो इनकी मात्रा रक्त में अधिक हो जाने पर उसे हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। मात्रा अधिक होने को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ऐसा कब होता है? जब कोई संक्रामक रोग होता है। इनकी मात्रा कम होने को क्या कहते हैं? इनकी मात्रा कम होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये कब होता है? तो ऐसा HIV संक्रमण में होता है। या तो HIV संक्रमण या तो फोलिक अम्ल की कमी के कारण भी होता है। तो ऐसा फोलिक अम्ल की कमी से या लिखेंगे या नहीं, या एड्स विषाणु के संक्रमण से, विषाणु के संक्रमण से। एड्स वायरस का जब संक्रमण हो जाता है तब भी WBC की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि ये वायरस इन कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। जानते हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, इनको मार देंगे, इसीलिए ये इनसे भी घातक होकर इन पे हमला करके इन्हें खत्म कर देते हैं। तो ये था व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में इतनी नॉलेज। अब इसके बारे में व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैनुलर और एग्रैनुलर। तो उसके बारे में आगे पढ़ने से पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे आप ल्यूकोसाइट या श्वेत रुधिर कणिका, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या WBC, और इसमें लिखेंगे ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिका या व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC कहते हैं। इसमें केंद्रक एवं कोशिकांग पाए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 6000 से 8000 होती है, जिसे हम टोटल WBC काउंट कहते हैं। रुधिर में इनकी मात्रा बढ़ने को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब कोई संक्रामक रोग हो जाता है, तथा रुधिर में इनकी मात्रा कम होने को ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब फोलिक अम्ल की कमी या एड्स विषाणु के संक्रमण से होता है। बस ये था आपका WBC के बारे में। अब WBC 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में आप नोट करेंगे। नहीं, इससे पहले आप लिखेंगे कुछ पॉइंट और WBC के आकार के बारे में और इनका जीवन काल। अगले लाइन से लिखेंगे WBC का आकार अनियमित होता है। ये अपना आकार परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं तथा अमीबाब गति करते हैं। अमीबाब गति करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट, ये जानते हैं किस प्रकार का मूवमेंट होता है? अमीबा ऐसे से होता है ना, तो ये जब चलता है तो लुढ़क कर ऐसे से चलता है, मतलब इनका शरीर ऐसे लुढ़कता हुआ चलता है। इनके पास कोई हाथ पैर नहीं होता। उसी तरीके से ये भी मूवमेंट करती हैं एकदम अमीबा के तरीके से, इसीलिए कहते हैं अमीबाब गति करते हैं। जैसे एक बलून ले लीजिए, हार्ट शेप का या किसी और शेप का, उसमें पानी भर के लुढ़का दीजिए, तो जो शेप वो ग्रहण करती रहती हैं वैसे ही गति कहलाती है अमीबॉइड गति। तो WBC की गति जो होती है अमीबाब गति होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना लिख लिया आपने। और फिर आप लिखेंगे कि इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। इनका कार्य क्या होता है? तो लिखेंगे ये प्रतिविष यानी एंटीजन, प्रतिविष यानी एंटीजन तथा रोगाणुओं यानी पैथोजन को का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। ठीक, सुरक्षा प्रणाली में काम आती हैं। हमारे शरीर में कोई भी अगर कोई प्रतिविष यानी एंटीजन आ गया या कोई रोगाणु आ गया तो उसको मारकर नष्ट कर देती हैं। इसलिए इन्हें शरीर की सुरक्षा कोशिका यानी डिफेंस सेल्स कहते हैं। आगे लिखेंगे कि ल्यूकोसाइट के निर्माण को ल्यूकोपाइसिस कहा जाता है। ल्यूकोसाइट के निर्माण को ल्यूकोपाइसिस कहा जाता है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? तो लिखेंगे इनका निर्माण लसिका गांठों यानी लिम्फ नोड्स कॉमा थाइमस ग्लैंड जिसे कहते हैं, कॉमा प्लीहा एवं
लाल अस्थि मज्जा में होता है। आइए अब देखते हैं ल्यूकोसाइट के प्रकार। ल्यूकोसाइट कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको लिखवा दिया गया, आपने लिख भी लिया है, अच्छी तरीके से इसको याद कर लेंगे। हेडिंग डाल लेंगे ल्यूकोसाइट के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कणिकामय ल्यूकोसाइट यानी ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। कहीं जहां पर हमने के यूज कर दिया, यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, LEUC होगा, के नहीं। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट, और इससे हम ग्रैन्युलोसाइट भी कहते हैं। दूसरा कणिका विहीन ल्यूकोसाइट यानी ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। देखिए इनको क्यों कहा जाता है कणिकामय ल्यूकोसाइट, क्योंकि इनकी कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होती हैं, ठीक। इनका जो कोशिका द्रव होता है वो कणिका युक्त होता है, इनका जो कोशिका द्रव है वो कणिका युक्त नहीं होता। कोशिका द्रव्य कणिका युक्त नहीं होता। कणिका में ल्यूकोसाइट में ये कह सकते हैं इनका केंद्रक भी अनियमित आकार का होता है। इनका केंद्रक अनियमित आकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PMNL भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये खूब पूछा जाता है PMNL क्या होता है। तो PMNL का फुल फॉर्म होता है पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसे कहते हैं? कणिकामय ल्यूकोसाइट को। ये 3 प्रकार की होती हैं, कणिकामय ल्यूकोसाइट 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला इओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कणिकामय ल्यूकोसाइट को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो जैसे इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है, वैसे ही इनको कहा जाता है मोनोलॉक्यूलर
मोनोलॉक्यूलर ल्यूकोसाइट। मोनोलॉक्यूलर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। तो पहले आप इतना याद करिए, तो फिर आगे बताएंगे। ल्यूकोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? ल्यूकोसाइट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कणिकामय ल्यूकोसाइट और दूसरा कणिका विहीन ल्यूकोसाइट। कणिकामय ल्यूकोसाइट जिनके जीवद्रव्य में कणिका पाई जाती हैं, इनके केंद्रक अनियमित आकार का होता है, इसीलिए इन्हें हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। दूसरा आता है कणिका विहीन ल्यूकोसाइट, इनके कोशिका द्रव्य में कणिका नहीं पाई जाती, इन्हें मोनोलॉक्यूलर ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जब इतना आप याद कर लेंगे तब फिर आगे के बारे में याद करेंगे। अब आगे आपको इनकी संख्या याद करनी है, तो इतना पहले याद कर लीजिए। अब इसके बाद आपको एक एक के बारे में पढ़ना है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो आप पहले इतना हेडिंग डालिए, ल्यूकोसाइट के प्रकार, और लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कणिकामय ल्यूकोसाइट लिखेंगे, क्यों? इनकी कोशिका द्रव्य में, इनका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होता है, इनका केंद्रक अनियमित आकार का होता है, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब पहले इतना बता दें आपको, तब फिर इनके बारे में आप लिखेंगे। पहला आप हेडिंग डालेंगे इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी कहते हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में, तो वो 300 से 400 होती है। ये एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह में हेल्प करती हैं। तो पहला आता है इओसिनोफिल्स। या एसिडोफिल्स। ठीक, लिखेंगे प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 300 से 400 होती है। ठीक, अब ये इतना याद करिए कि इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 300 से 400 होती है। संख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, चाहे किसी का भी हो, चाहे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी में फिर डिटेल में यहाँ से यहाँ पूछ सकते हैं, एसिडोफिल्स का बताइए कितना होता है प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में, इनकी मात्रा कितनी होती है, तो 300 से 400। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य लिखेंगे, ये शरीर में एलर्जिक रिएक्शन जितने भी होते हैं, एलर्जी प्रतिरक्षण यानी इम्यूनिटी व अति संवेदनशीलता में मुख्य रूप से सहायक होते हैं। अब दूसरा आप लिखेंगे बेसोफिल्स। इनकी मात्रा कितनी होती है? तो इनकी मात्रा या संख्या कहेंगे कि संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 30 से 200 तक होती हैं। 30 से 200 तक होती है इनकी संख्या। इनके जीवद्रव्य में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्ट कोशिका कहते हैं। इनके जीवद्रव्य में मास्ट कोशिका पाई जाती है। आपको इससे पहले बताया था मास्ट कोशिका से किसका निर्माण होता है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए थे। यकृत में भी मास्ट कोशिका पाई जाती है जिनसे हिपैरिन का स्राव होता है। इनके जीवद्रव्य में मास्ट कोशिका पाई जाती है जिससे
हिपेरिन, सीरोटोनिन व हिस्टामिन का स्राव होता है। ठीक, इनका कार्य क्या है? तो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें ये प्रदाह प्रक्रिया यानी इन्फ्लेमेशन में सहायक होती हैं। तो इसमें लिखेंगे ये एलर्जी संबंधी प्रदाह प्रक्रिया यानी इन्फ्लेमेशन, लाल हो जाना, स्वेलिंग हो जानी, उसी को कहते हैं प्रदाह प्रक्रिया, इन्फ्लेमेशन में सहायक होता है। ठीक, अब आप तीसरा लिखेंगे, इओसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, तीसरा न्यूट्रोफिल्स। तीसरा हेडिंग न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? तो इनकी संख्या, न्यूट्रोफिल की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 4000 से 5000 होती है। न्यूट्रोफिल की संख्या इतनी होती है। इन्हें हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है? हेट्रोफिल्स। इन्हें हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? किसी भी रोगाणु को नष्ट कर देता है, यानी ये रोगाणुओं का भक्षण भी कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं का भक्षण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं किसी भी अन्य जीवों को। तो लिखेंगे इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से जीवाणुओं का भक्षण किया जाता है, यानी ये भक्षी प्रकृति के फाइगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं। अब आप दूसरा हेडिंग लेंगे कणिका विहीन ल्यूकोसाइट, और इसमें लिखेंगे इनका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त तो नहीं होता। इन्हें मोनोलॉक्यूलर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहला हेडिंग डालेंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट डिटेल में आपको 12th में बताया जाएगा। लिम्फोसाइट के बारे में दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी कई प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट का कार्य होता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना। इनके बारे में अगर आप देखा जाए तो ये सबसे छोटे आकार की ल्यूकोसाइट हैं। सबसे छोटे आकार की ल्यूकोसाइट होती हैं। अगर आप इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 1500 से 2000 तक होती हैं। ये क्या कार्य करती हैं? तो ये प्रतिरक्षी प्रोटीन्स बनाकर हमारे शरीर में आए हुए विष पदार्थों व रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। लिख लीजिए, आप लिखेंगे ये सबसे छोटे आकार की ल्यूकोसाइट हैं। प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में इनकी संख्या 1500 से 2000 तक होती है तथा ये प्रतिरक्षी प्रोटीन्स जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स ब्रैकेट में एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर में आए हुए विष पदार्थों तथा रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे दूसरा मोनोसाइट। मोनोसाइट, इसके बारे में सीधे आप लिखेंगे इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में 300 से 800 तक हो सकती हैं। ये क्या कार्य करती हैं? तो लिखेंगे ये
फैगोसाइटोसिस भक्षण क्रिया यानी फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं तथा हमारे शरीर में आए हुए रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इस प्रकार से यह सुरक्षा प्रदान करती हैं। बस ये था आपका ल्यूकोसाइट यानी WBC के बारे में संपूर्ण बातें। आखिरी आपका बचता है प्लेटलेट्स। तो चलिए आप उसके बारे में समझते हैं, आखिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार से हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। आइए, तीसरा जो आपका संगठित पदार्थ है वो है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लेटलेट्स का कार्य आपने तो जाना था पिछले वीडियो में, किसका कार्य होता है, रुधिर का थक्का बनने में सहायक होता है। तीसरा हेडिंग पट्टिकाणु, जिसे इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहा जाता है। इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इन्हें थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्ट भी कहते हैं। आकार की बात की जाए तो इनका आकार प्लेट नुमा होता है। ये प्लेट के समान और उभयोत्तल होते हैं। आरबीसी उभयावतल होता है, ये उभयोत्तल होते हैं। उभयोत्तल, ठीक, यानी बाई कॉन्वेक्स। और केंद्रक विहीन कॉमा संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक, इनका जो आकार है वो उभयोत्तल, प्लेट के समान, केंद्रक विहीन और संकुचनशील यानी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। 2 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मिलीमीटर में इनकी मात्रा कितनी होती है? तो प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में बताए हैं आपको कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पाई जाती है। ये सिर्फ स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। तो ये भी बात लिखेंगे कि यह केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, रुधिर का थक्का बनने में। तो लिखेंगे प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, जिनमें से अधिकांश रुधिर के थक्का बनने में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी के कारण रुधिर के स्कंदन यानी जमने में विकृत हो जाती हैं तथा शरीर में अधिक रुधिर स्राव होने लगता है। बस ये था आपका कंप्लीट संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, रुधिर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रुधिर के कार्य। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। तो रुधिर के कार्य आपको मुख्य रूप से जो कार्य हैं रुधिर के वो बताए गए थे। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना, खाद्य पदार्थों को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाना, बहुत सारे और भी कार्य हैं। शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, जो भी रोगाणु या विषाणु आते हैं उनसे ये लड़ने का कार्य करता है। तो मैं कुछ जो कार्य हैं उनको बोल दे रहा हूँ, आप लिख कर समझते चलेंगे और याद करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। समझना कम है, याद करना ज़्यादा है। हेडिंग डालेंगे रुधिर के कार्य और पहला लिखेंगे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। ऐसे करके लिखेंगे रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के समस्त ऊतकों तक पहुंचाता है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके फेफड़े तक पहुंचाता है। यह कार्य रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। दूसरा हेडिंग डालेंगे पचे हुए पोषक पदार्थों का परिवहन। छोटी आंत में लिखेंगे, छोटी आंत में पचे हुए भोज्य पदार्थ
रुधिर के प्लाज्मा में जाते हैं और वहां से ये यकृत में जाते हैं। रुधिर के द्वारा मुख्य पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल, विटामिन, खनिज, जल आदि का परिसंचरण होता रहता है। फिर आप तीसरा हेडिंग डालेंगे उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन। लिखेंगे रुधिर द्वारा यकृत में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन के लिए वृक्क तक पहुंचाता है। ये भी लिखेंगे उत्सर्जी पदार्थ वृक्क के अतिरिक्त फेफड़ों, त्वचा तथा छोटी आंत तक भी पहुंचाए जाते हैं, जहां से ये बाहर निकल जाते हैं। तथा लिखेंगे हेडिंग ताप नियंत्रण। क्या करता है? परिसंचरण तंत्र की जो भी रुधिर हैं वो समस्त शरीर में ताप को एक नियत बनाए रखने में सहायता करती हैं। जहाँ कहीं भी ताप अधिक है तो वहाँ से ताप ग्रहण करके कम वाले क्षेत्रों तक पहुँचाती रहती हैं। तो लिखेंगे परिसंचरण तंत्र ऊष्मा का नियत स्थानों पर विसरण कर ताप को स्थिर बनाए रखता है, या ऊष्मा को गहरे ऊतक से विसरित कर त्वचा तक पहुँचाता है। छठवां लिखेंगे रसायन संतुलन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को रुधिर द्वारा ही कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को रुधिर द्वारा ही कार्यस्थल तक पहुंचाया जाता है। जहां उस हार्मोन को कार्य करना है वहां तक रुधिर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे मस्तिष्क में बहुत सारे ग्रंथियां हैं जिनसे जो स्रावित हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के ही माध्यम से शरीर के अन्य भाग तक पहुंचाए जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ कार्य क्या करते हैं? तो लिखेंगे ये रासायनिक पदार्थ शरीर के वृद्धि, उपापचय एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जल तथा पीएच का संतुलन। लिखेंगे रुधिर में जल का स्तर हमेशा नियत बना रहता है। क्यों? क्योंकि जल का निरंतर कोशिका अथवा ऊतक तथा रुधिर वाहिनियों में विसरण होता रहता है। आखिरी कार्य लिखेंगे रक्षात्मक कवच। तो रुधिर में जैसे कि आपको बताया गया WBC पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? रक्षात्मक कवच का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु आता है उनको मारने का कार्य करती हैं। तो लिखेंगे रुधिर में मिलने वाले WBC एवं अन्य घटक शरीर में आए हुए रोगजनक या किसी प्रतिविष को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा प्रोटीन का निर्माण करती हैं, जो इन विष पदार्थों या संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है। बस ये था आपका रुधिर के बारे में समस्त बातें, उनमें पाई जाने वाली घटकों के बारे में और रुधिर के कार्य। आज का टॉपिक बस इतना ही। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप जवाब में दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। मेरा इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में कितनी पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होता है और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है। तीसरा क्वेश्चन आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। नेक्स्ट अधिक या आवश्यकता से अधिक मात्रा में रुधिर का संचय शरीर के किस भाग में होता है। नेक्स्ट आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन WBC की संख्या में कमी कब होती है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। बस इतने क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिए जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।